डॉक्टर नरेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, अगर गांव की बात की, डॉक्टर साहब ने बताया कि गांव के इलाके हैं जहां पे पेड़ पौधे हैं, जहां पे जो पर्यावरण है वो शुद्ध दिखाई देता है या शुद्ध होता है, वहां के मुकाबले और शहरों के मुकाबले जहां पर पोल्यूशन का स्तर ज्यादा है, तो उन दोनों के मुकाबले देखा जाए तो कहां पे अस्थमा का ज्यादा खतरा है? और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस वक्त जो पोल्यूशन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है दिल्ली वासियों को? लोगों का तो सबसे ज्यादा बुरा हाल है। दिल्ली एनसीआर को मैं दोनों को इंक्लूड करूंगा। आपने एक गांव के माहौल से एक शहर के माहौल का मुकाबला करने की कोशिश की है। आई वुड क्लियरली से द विलेज पीपल आर डेफिनेटली बेटर। वहां इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी नहीं है, वहां वेहिकुलर पॉल्यूशन भी नहीं है। पराली का मैं नहीं दूंगा, पराली होगी तो बहुत कम समय के लिए होगी। बेसिकली अगर मैं दिल्ली के आसपास के स्टेट्स की बात करूं, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तो ये बहुत बड़े स्टेट्स हैं। तो इनमें हवा अक्सर हमें लोग कहते हैं, जो मेरे पेशेंट्स दिल्ली में मेरे पास आते हैं, तो कहते हैं डॉक्टर साहब पंजाब गया था, वहां तो सब कुछ अपने आप ही ठीक हो गया जी, वहां तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। तो ऑब्वियसली द पोल्यूशन इज मोर, द इंसिडेंस ऑफ एस्थमा इज मच मोर इन दिल्लीइट्स। इसमें दिल्ली में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा है। प्रदूषण का बुरा हाल तो आप देख ही रहे हैं, चाहे वो दूसरे प्रदेशों की इसके जलाने की वजह से है, अपनी वो स्टबल को जलाने की वजह से है, चाहे इंडस्ट्रियल है, चाहे तीसरा एक और चीज भी है जो हमारे शहरों में, जैसे दिल्ली में मैं कहूंगा, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, धूल मिट्टी बहुत ही ज्यादा है। धूल मिट्टी का जहां भी देखो, हमारी दिल्ली के हर गली में 2-4 मकान बन रहे होते हैं टाइम पे, और उनको हमारे यहाँ पॉलिथीन से उन मकानों को कवर नहीं करते। ऐसे दूसरे देशों में ये काम होता है कि मकान को कवर करके बनाना पड़ता है। तो यहाँ तो जो मार आएगा गिरेगा वो धूल मिट्टी बनेगी। प्लस हमारी सड़कों पे आप देखेंगे तो छिड़काव नहीं होता। लंदन की सड़कों में सुबह सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के सारी सड़कों पर छिड़काव होता है। तो वी दिल्ली पीपल आर समहाउ वेरी बैडली प्लेस्ड कि यहाँ इंसिडेंस ऑफ एस्थमा भी ज्यादा होगा, एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि नाक का बहना, वो ये साइनोसाइटिस तकलीफें भी काफी ज्यादा हैं। वो ऐसी तकलीफें हैं शीतल, मैं तुम्हें बता दूं, लोग बहुत सफर करते हैं। वो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन से छोड़ के तब होम्योपैथी में चले जाएंगे, आयुर्वेद में चले जाएंगे, लेकिन कहीं भी उनको पूरा रिलीफ नहीं मिल पाता, बिकॉज दो फैक्टर्स कर रहे होते हैं। सावधानियां अगर देखी जाएं जी, सावधानियां देखी जाएं तो किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है अस्थमा से पहले? देखिए शीतल, मैं बता दूं, डिस्पाइट ऑल इल्स, अगर एक आदमी, एक इंडिविजुअल पर्सन अपने फिजिशियन के टच में रहता है या अपने चेस्ट पीसेस के टच में रहता है, नंबर 1, जबरदस्ती की बेतुके खाने, बाहर के जंक फूड्स नहीं खाता है, अपने घर का एक पौष्टिक आहार और सिंपल खाना खाता है, फालतू की स्पाइसेस यूज नहीं करता है, और इसके भी इंपॉर्टेंट अपना, अगर पेशेंट को कोई ऐसी दवाएं दी गई हैं जो एरोसोल्स में है, नेबुलाइजर्स में है या इनहेलर्स में है, टाइम पे लेता है। प्लस इसके ऊपर मैं एक चीज हमेशा कहूंगा, अगर किसी किस्म का आप थोड़ा योगा प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं या कुछ रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करते हैं तो मैंने ऐसे कई हजारों पेशेंट देखे हैं पिछले 30-40 साल में जो आसानी से पूरी तरह कंट्रोल्ड रहते हैं और ठीक रहते हैं। देखो, प्रदूषण तो दिल्ली में वहीं का वहीं रहेगा। आज की तारीख में आप मास्क पहन के चलिए, फालतू के टाइम बाहर न निकलिए। पर्टिकुलरली जो हमारे छोटे बच्चे हैं और जो ऐसे पेशेंट्स जिनको की दूसरी बीमारियां भी साथ में लगी हुई हैं, जिनको कोई साथ में सीओपीडी साथ में चल रहा है, साथ में कोई हार्ट डिसीज है, लंग डिसीज है, किडनी डिसीज है, कोई लिवर डिसीज है, वो कोशिश करें कि सुबह 9-10 बजे से पहले घर से बाहर निकलें और शाम को 4-5 के बाद ना निकलें। तो उनका मैं समझता हूं एस्थमा बिगड़ने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे।